कि भारतीय जनता पार्टी जब से बिहार में सत्ता से बेदखल हुई है, पावर से बाहर गई है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार चाह रही है कि बिहार को किसी तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए। एग्जैक्टली बिहार साजिश के तहत जो है सासाराम के अंदर, नालंदा और बिहार शरीफ के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। तो एक मैसेज देने की कोशिश की मुख्यमंत्री जी को और तमाम लोगों को कि हम जो है किसी भी हद तक उतर सकते हैं। हम बिहार की सरकार ने बता दिया साफ तौर पर कि हमें दंगइयों से कैसे निपटना है वो हमें मालूम है, और एक एक करके एक एक दंगइयों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जब तक एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, और उसमें से ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, ये तो एकदम जग जाहिर बात है ना था कि अमित शाह जी का दौरा है सासाराम और नालंदा के लिए, और 2 दिन पहले जो है रामनवमी है, तो कुछ ऐसा कर दो जिससे बिहार सरकार की साख दांव पर लग जाए। मेरे साथ डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब मौजूद हैं। आज मैं चर्चा करूंगी, छात्र नेता हैं, छात्र संघ के नेता रह चुके हैं और एएमयू के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं आप जी। लेकिन सबसे पहले रामनवमी को लेकर जो दंगा हुआ, उन हिंसा को लेकर भी चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि अब तक जिस तरीके से मदरसा को 100 साल पुराना मदरसा को आग के हवाले किया गया और बताया जा रहा है कि 4500 से ज्यादा किताबें जलाई गई हैं, 110 साल पुरानी जो है लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से दंगाइयों ने हमला किया है। लेकिन सख्ती जरूर बरती जा रही है और यह भी कह सकते हैं नीतीश सरकार द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा रही है, और बताया यह भी जा रहा है कि 4 अप्रैल तक धारा 144 इसी तरह से लागू रहेगी ताकि हिंसा को किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यह भी आपको बताते चले कि अब राजनीति सियासी दौर है वहां पर शुरू हो चुकी है, और राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने यह वादा और दावा किया है जनता से, बिहार की जनता से, बिहार के आवाम से, कि जो भी दंगाई है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। तमाम चीजें वादे किए जाते हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या ये साजिश के तहत ये दंगा किया गया, ये हिंसा जो भी है क्या साजिशतन है, ये तमाम चीजों पर हम सवाल पूछेंगे। सबसे पहले डॉक्टर उस्मानी साहब, आपका स्वागत है न्यूज विन पर जी। डॉक्टर उस्मानी साहब, आप ये बताएं, हालांकि आप छात्र नेता रह चुके हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आप जरूर कराएं अपने बारे में, उसके बाद मैं कई सवाल पूछूंगी। रामनवमी के दौरान जिस तरीके से सासाराम हो, नालंदा में, बिहार शरीफ में जिस तरीके से आगजनी हुई, उन तमाम मुद्दों पर देखिए, रामनवमी के त्योहार जो है वो हर साल मनाया जाता है, बिल्कुल कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन आपने इस बार देखा कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल। और उसके बाद अलग अलग तरह की तस्वीरें, अलग अलग तरह की वीडियोस हम तमाम लोगों के पास आई, आपके पास भी पहुंची होगी, हमारे पास भी पहुंची होगी। सोशल मीडिया और मीडिया का दौर है आजकल, मिनटों सेकंडों में हर किसी के पास चीजें पहुंच जाती हैं। तो आखिर क्या हुआ जो इस साल आज से 3 दिन पहले रामनवमी के अवसर पर ये इस तरह की घटना हुई? जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से बिहार में सत्ता से बेदखल हुई है, पावर से बाहर गई है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार चाह रही है कि बिहार को किसी तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए। एग्जैक्टली बिहार को किसी तरह से जो है बिहार में हिंसा भड़काई जाए, बिहार के अंदर लोगों को परेशान किया जाए। ये उसी का ये साजिश के तहत जो है सासाराम के अंदर, नालंदा और बिहार शरीफ के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। और साथ ही साथ एक और अहम बात है, चूंकि नालंदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का गृह राज्य पड़ता है, तो उनके गृह राज्य में उनको एक तरह से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने उनको चुनौती देने का भी काम किया। हम इसको इस तरह से भी देखते हैं, बिल्कुल। और ये एक मैसेज देने की कोशिश की मुख्यमंत्री जी को और तमाम लोगों को कि हम जो है किसी भी हद तक उतर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी दंगा करा सकते हैं, हमारे पास ऐसी ताकत है। लेकिन बिहार की सरकार ने बता दिया साफ तौर पर कि हमें दंगइयों से कैसे निपटना है वो हमें मालूम है, और एक एक करके एक एक दंगइयों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करूंगा बिहार की सरकार से, अपनी सरकार से, कि जिन भी इदारों को नुकसान पहुंचा है, जिन भी मस्जिद को नुकसान पहुंचा है, किसी मंदिर को भी अगर नुकसान पहुंचा है, किसी लाइब्रेरी को अगर नुकसान पहुंचा है, किसी की दुकान को नुकसान पहुंचा है, किसी के मकान को नुकसान पहुंचा है, तो उनको सरकार उनका मुआवजा दे,
लाइब्रेरी की मरम्मत कराए, मंदिर की मरम्मत कराए अगर नुकसान पहुंचा है, मस्जिद की तस्वीरें सामने है कि वहां पर नुकसान पहुंचा, उसकी मरम्मत कराए। मदरसा अजीजिया जो लगभग 150 साल पुराना मदरसा है, उस मदरसे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वहां पे लाइब्रेरी है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसको सरकार को फौरन तत्काल प्रभाव से उसको मरम्मत कराना चाहिए। और जिन लोगों की दुकानें लूटी गई, जिनके मकान लूटे गए, उनको सरकार को मुआवजा देना चाहिए, पहली चीज। क्योंकि जब तक आप लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके अंदर नहीं आएगा, जब तक उनके अंदर यह बात नहीं आएगी कि हमारी सरकार, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, अगर हमारे साथ कुछ अन्याय होता है तो हमारे साथ हमारी सरकार है, तब तक वो उनका भरोसा नहीं मिल सकते। आगे आप देखिए कि जो भी दंगाई इसमें लोग थे, उनकी वीडियो सामने है, कई सारे न्यूज चैनल, मीडिया चैनल के माध्यम से हमने देखा है कि उनकी वीडियोस जो है सामने है, उनको चिन्हित किया जा सकता है बहुत आसानी से। कल सरकार के लोगों ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, लेकिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनेगी। अच्छी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, फ्लैग मार्च होता है, ये सब प्रोटोकॉल है। जब तक एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, और उसमें से ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, ये तो एकदम जग जाहिर बात है ना कि पहले से प्लान था कि अमित शाह जी का दौरा है सासाराम और नालंदा के लिए, और 2 दिन पहले जो है रामनवमी है, तो कुछ ऐसा कर दो जिससे बिहार सरकार की साख दांव पर लग जाए, कुछ ऐसा कर दो जिससे बिहार सरकार बदनाम हो जाए। लेकिन हम लोग की कोशिश रही उसको कंट्रोल करने की, बिहार सरकार की कोशिश रही है, लेकिन उस कोशिश में हम लोग बहुत विफल भी हुए हैं, लेकिन बहुत हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। और आप जानते हैं कि इस तरह की अनिश्चितता की स्थिति होती है तो उसको निपटने के लिए जो है एकदम से इमरजेंसी स्टेप लेना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लिया है। जहां कोई कमी रह गई है, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं उसको पूरा किया जाए। उस्मानी साहब, जिस तरीके से अमित शाह की हमने बात की, अमित शाह जिस तरीके से दावे और वादे कर रहे हैं, क्या जहां नालंदा को एक तरफ जलाया गया, दूसरी तरफ उसी नालंदा को जलते हुए राख पर ये राजनीति शुरू कर चुके हैं? ऐसा क्यों? 2024 की तैयारी की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नेता हैं वो हमेशा चुनावी कैंपेन में रहते हैं। अगर उनकी सरकार होगी तब भी वो चुनावी कैंपेन में है, विपक्ष में है तब भी वो चुनावी कैंपेन में है। जिस राज्य में उनकी सरकार है वहां भी चुनावी कैंपेन में है, जिस राज्य में वो विपक्ष है वहां भी चुनावी कैंपेन में रहते हैं वो। तो ये अमित शाह जी का जो है ना, ये जो पॉलिटिकल टूर जो चल रहा है बिहार का, वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में विलुप्त होने की स्थिति पर आ गई है और विलुप्त होने के कगार पर है, उनको तो कोई नेता नहीं मिल रहा है जिसको वो अपना प्रदेश अध्यक्ष बना ले। तो उनका प्रदेश अध्यक्ष जो है वो एक्सपोर्टेड है। पहले किसी पार्टी में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, एक आध चुनाव लड़ लिया, मंत्री बन गए थे पिछले सरकार में, तो उनको इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो इनके पास न जमीन है, न इनके पास बिहार के लिए कोई एजेंडा है। मोदी जी ने कहा था कि जब बिहार में को जो है हम लाखों करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, बताइए कितना दे, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, कहां मिला? कोई पैसा मिला तो बता दीजिए। तो इनको मालूम है कि इनके सारे वादे जो है वो फेल हो चुके हैं। इन्होंने एम्स बनाने की बात की बिहार में, कौन सा एम्स बन गया बिहार में? दरभंगा के अंदर एम्स बनाने की बात की, नहीं बन पाया। तो इनके सारे वादे फेल हो चुके हैं। इनकी जो बिसात है बिहार के अंदर, पॉलिटिकल बिसात भारतीय जनता पार्टी की, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गठबंधन बन चुका है, महागठबंधन, जिसके अंदर सारे वर्ग, सारे समुदाय के लोग, सारे जो है आपको क्या नाम है, गरीब हो अमीर हो, सब लोग जो है हर जाति धर्म और समुदाय के लोग का एक गठबंधन बन चुका है। और वो गठबंधन इतना बड़ा है कि उसके बाद कोई स्पेस नहीं बच जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन मैं ये रोकना चाहूंगी उस्मानी साहब, ये मैंने ये भी देखा है कि कई बार आप चैनल, जब न्यूज चैनल आप देखेंगे, रिमोट के जरिए आप बार बार किसी भी चैनल को आप चेंज करें, वहां देखेंगे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से दल बदलने वाले हैं। ये अफवाहें वाली जो खबर चलती है, क्या इस पर भी एक्शन लेना चाहिए? देखिए, ये तो बीजेपी अपना काम करती रहती है ना। आज के डेट में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, अब उस चौथे स्तंभ की रीढ़ ही गायब हो गई है। जब चौथे स्तंभ की रीढ़ गायब हो जाए तो इसी तरह की खबरें आपको दिखने को मिलेगी कि आप कभी देखिएगा कि मोदी जी जो है वो मोर को दाना खिलाते हुए दिखेंगे आपको। कभी आप देखिएगा कि कोई इनका कैबिनेट मिनिस्टर बोलेगा गोली मारो सालों को। कभी आप देखिएगा कि गृह मंत्री देंगे कि हम उल्टा लटका देंगे और सीधा कर देंगे। ये किस तरह का बयान है? ये किस तरह का? आप कार्रवाई कीजिए ना, कार्रवाई कीजिए, डेटा पर बात कीजिए। अभी कहा ना गृह मंत्री ने, बिहार के अंदर 2014 से 20 के बीच में 5,415 दंगे किसके रूल में हुए? आप बता दीजिए।
2021 के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा कम्युनल टेंशन हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआर भी कह रही है। 2022 के अंदर गुजरात देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश देख लीजिए, कितनी हिंसा हो रही है वहां पे, कितने कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम जगह जो हिंसा हो रही है ये आपके राज्य हैं, जहां पर आप स्टेट में रूलिंग पार्टी है, वहां पर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2020 के अंदर कितनी, 19 के अंदर कितनी तरह की हिंसाएं हुए, ठीक है। तो आप ये जो बोलते हैं कि कोई हिंसा नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बनने के बाद, वो सरासर गलत है। हाँ, लेकिन आपकी एक बात सही है कि अगर चोर चोरी करता है, उस चोर को अगर आप गद्दी पे बैठा दीजिए, तो जब राजा ही चोर हो जाएगा तो चोरी करने वाले की जरूरत क्या होगी। नहीं, चोर काफी वायरल हो रहा है। जब चोर आप बोलेंगे हो सकता है एक्शन हो जाए, क्योंकि चोर शब्द पर बैन लगा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। ये तो सारी चीजों पर बैन लगा देंगे। और ये समझ लीजिए ये चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है इस देश के अंदर, वो लोगों से, इस देश की आवाम जनता से, इस देश के विपक्ष से छीन लिया जाए। लेकिन मैं फिर से के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कल भी जनता की आवाज को बुलंद कर रहे थे, आज भी बुलंद कर रहे हैं और आगे भी बुलंद करते रहेंगे। इनकी सरकार है, इनको लगता है कि 303 सांसद ये लेकर ये देश में कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको हम ये बताना चाहते हैं कि सदन के अंदर हमारी संख्या कम हो सकती है, लेकिन सड़कों पर हमारी संख्या कहीं आपसे बहुत ज्यादा है और हम सड़कों पर संग्राम करने के लिए तैयार है, आपको चुनौती देने के लिए तैयार है। मोदी जी की चर्चा हो रही थी, मोदी जी को एक सवाल लेकर घेरना भी जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि कपड़ों से पहचाना जाएगा। अभी जो सासाराम में जो हिंसा हुई है, क्या कपड़ों से पहचान कर यूपी जैसे सरकार जो एक्शन लेती है उसी तरह से एक्शन लेना होगा? क्या सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? देखिए, मैं पहले भी इस बात का पक्षधर नहीं रहा हूं कि बुलडोजर से न्याय हो, क्योंकि अगर बुलडोजर ही से न्याय करना है तो कोर्ट के अंदर ताले लगा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, जजेस की नियुक्ति बंद कर दीजिए, लोग वकालत की पढ़ाई करना छोड़ दें। तो ये इसको बंद कीजिए, उसके बाद आप बुलडोजर से न्याय कीजिए। किसी भी एक लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर इस तरह से न्याय नहीं होता। न्याय की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को आप फास्ट कीजिए। मैं आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से अपील करता हूं कि ये जो घटना हुई है बिहार के अंदर, जो हिंसा हुई है, सरकार में आप मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को विफल करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सरकार को नाकाम साबित किया जाए। इसीलिए सरकार को मजबूत स्थिति में साबित करने के लिए आपको दंगाइयों पर, जिन लोगों ने मस्जिद के ऊपर पत्थर चलाए, जिन्होंने लोगों के दुकानों को लूटा, जिन्होंने लोगों के मकानों को लूटा, जिन लोगों ने अजीजिया मदरसा पर अटैक किया, हमला किया, वहां की लाइब्रेरी को जलाया, मदरसा जलकर राख हो गया, उनके ऊपर आपको कठोरतम कार्रवाई लेनी पड़ेगी, ताकि इन दंगइयों को सही सबक आप सिखाएं। अगर आप नहीं सिखाते हैं, मैं खुले तौर पर कहता हूं कि अगर बिहार की सरकार इन दंगइयों पर सख्त नहीं होती है और खुले तौर पर अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो आने वाले समय में इनका मनोबल बढ़ जाएगा और पूरे बिहार को पूरे बिहार में जो है ये दंगा कराने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब आडवाणी जी का रथ रोका था, याद है, हम सब लोगों को याद है, उसके बाद बिहार में शांति स्थापित हो गई। यही आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को करना होगा कि जिन लोगों ने दंगा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, उनको जेल के सलाखों के पीछे आपको डालना पड़ेगा और सब लोगों को कंपनसेशन आप दीजिए। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन इदारों का नुकसान हुआ है, उनकी मरम्मत जल्द आप करवाइए। तब तो हम सब तमाम लोग ये समझेंगे कि हाँ, बिहार की सरकार बढ़िया काम कर रही है। हम खुद कांग्रेस पार्टी भी बिहार के अंदर सरकार के हिस्सेदार है। हम एक जिम्मेदार साथी के हैसियत से ये बात कर रहे हैं, बिहार के आवाम की तरफ से हम ये बात कर रहे हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए ना, कोई भी अगर होता है, ठीक है, तो हमारी सरकार है, हमारे ऊपर बात आती है, ठीक है, हम भी सरकार के एक अंग है। तो इसीलिए हम इस बात को रख रहे हैं आपके सामने। क्या इन जो हिंसकवादी हिंसा हुई है, क्या इन लोगों पर, दंगाइयों पर यूएपीए लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं एक और बात करना चाहता हूं, मैं तमाम लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं, अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं। हिंदू भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग दंगा भड़काने में रहते हैं, या मुसलमान भाई जो उग्र हो जाते हैं, हम तमाम लोगों की बात करते हैं। देखिए, चूंकि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, अगर उनका धर्म होता दंगाई का, तो रामनवमी का जुलूस मस्जिद की ओर जाता है कि मंदिर की ओर जाना चाहिए? बिल्कुल, आप बताइए। रामनवमी का जुलूस तो मस्जिद की ओर नहीं जाना चाहिए ना? नहीं,
मंदिर की ओर जाना चाहिए, बिल्कुल। या उसका जो स्थल है वहां जाना चाहिए। तो ये आप किस तरह के धर्म को फॉलो कर रहे हैं, ये आप किस तरह की नजीर पेश कर रहे हैं? क्या भगवान पुरुषोत्तम राम जी इस बात को देखकर खुश होंगे कि रामनवमी निकल रही है और उस रामनवमी में हिंसा हो जाए? कौन सा धर्म आपको हिंसा के लिए कहता है? क्या इस्लाम धर्म हिंसा की बात करता है? कतई नहीं करता। क्या हिंदू धर्म हिंसा की बात करता है? बिल्कुल नहीं करता। सब धर्म करुणा सद्भाव की बात करता है। हर धर्म जो है वो शांति स्थापित करने की बात करता है। तो जब करुणा सद्भाव और शांति की बात अगर धर्म कर रहा है और आप धर्म के नाम पर एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, आप धर्म के नाम पर कोई जुलूस निकाल रहे हैं और उस जुलूस में मंदिर और मस्जिद पर पत्थर बरसाएंगे, किसी के मकान लूटेंगे, किसी के दुकान लूटेंगे, तो क्या भगवान राम खुश हो जाएंगे? क्या भगवान कृष्ण खुश हो जाएंगे? मुझे तो नहीं मालूम। मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने महाभारत पढ़ी है, मैंने तो वहां पर हिंसा की बातें नहीं देखी। मैंने वहां पर तो ये नहीं देखा कि आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को तकलीफ दोगे। मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने तो कुरान में नहीं देखा कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को आप तकलीफ करोगे तो आपसे अल्लाह खुश हो जाएगा, या आप किसी मंदिर पर पत्थर चलाओगे तो अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा, या किसी हिंदू धर्म की किताब में मैंने नहीं देखा कि ये लिखा होगा कोई हिंदू अगर किसी मदरसे के ऊपर पत्थर चलाएगा, गोली चलाएगा, उसको जला देगा तो उसको जो है भगवान चरणों में स्थान देंगे। ऐसा तो मैंने नहीं देखा। तो ये वैसे लोग हैं जो धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, ये लोग अधर्मी लोग हैं। जो लोग भी हिंसा फैलाते हैं, दंगा करते हैं, वो धार्मिक नहीं हो सकते। एक धार्मिक व्यक्ति कभी ये चाह सकता कि कहीं पे अशांति हो। ये अधर्मी और पाखंडी लोग हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो दंगा फैलाने का काम करते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। उनको लगता है कि जब दंगा फैलेगा तो हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बढ़ेगी, जब खाई बढ़ेगी तो उसी खाई को हम फायदा उठाकर और बढ़ाकर हम अपनी तरफ पोलराइजेशन करके वोट ले लेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार की जनता हसास है, बिहार की आवाम इस बात को समझती है, जिम्मेदार नागरिक है बिहार के लोग। वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को हम बिहार में न कभी लागू होने दिए हैं, न आने वाले समय में कभी लागू होने देंगे। और बिहार की जमीन जो है वो लोकतंत्र की जननी मानी जाती है, इसीलिए बिहार के लोग थॉरोली सेकुलर लोग हैं। वहां आप किसी से भी पूछ लीजिए, जाति धर्म की बात नहीं होती है, वहां पर अपनाइयत की बात होती है, अपनापन की बात होती है। मैं तमाम लोगों से, नालंदा, बिहार शरीफ और सासाराम के लोगों से अपील करता हूं कि ये जो खाई भाजपा वालों ने जो बनाने की कोशिश की है या जो बनाई है, उस खाई को हिंदू और मुसलमानों को साथ में बैठकर इस खाई को दूर करना पड़ेगा, ताकि उनके असली जो मकसद है उसमें वो नाकामयाब हो जाए। उसमें वो नाकाम होंगे असली मकसद में, तो उनको समझ में आ जाएगा ये सब करने का फायदा नहीं है। और साथ ही साथ बिहार की सरकार को उन तमाम दंगइयों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि एक मजबूत मैसेज जाए कि बिहार की सरकार इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगी, बिहार में दंगइयों के लिए स्थान नहीं है, और तमाम लोगों को कंपनसेशन भी दिया जाए। ये दंगाइयों के पीछे हाथ किसका हो सकता है? जैसा कि आपने आरएसएस का भी नाम लिया है, बजरंग दल का भी नाम लिया है, हालांकि बहुत सारे हिंदू परिषद के भी लोग कार्यकर्ताओं से मौजूद होते हैं। क्या रामनवमी एक हिंसा के लिए की जाती है? देखिए, ये कहना कि रामनवमी का इस्तेमाल किसी हिंसा के लिए की जाती है वो जायज नहीं है। लेकिन रामनवमी की जब शोभा यात्रा निकलती है, जब उसके जुलूस निकलते हैं, जब लोग सड़कों पे आते हैं और उसको एक प्रोसेशन उनका जाता है, ठीक है, ये धार्मिक चीज है, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसी में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग शामिल होते हैं, इसमें अलग अलग स्थान पर खड़े होते हैं। किसी के हाथ में बॉम्ब होता है, किसी के हाथ में गिट्टी पत्थर ईटा रोड़ा, किसी के हाथ में जो है अवैध हथियार होते हैं, और उससे वो पूरे भीड़ को मिसगाइड करते हैं। उसके बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कौन कौन से बिहार के नेता भारतीय जनता पार्टी के इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से आरएसएस के लोग इनको इन्वॉल्व है, कौन कौन से हिंदू परिषद, हिंदू महासभा के लोग इसमें इन्वॉल्व है, तमाम लोगों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई की जाए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक इनका मनोबल बढ़ा रहेगा। एक बार कार्रवाई हो जाएगी ना, बिहार सरकार कार्रवाई करेगी ना, उसके बाद आप देखिएगा कि क्या हालत होती है इनकी। ये लोग तो वैसे लोग हैं जो जेल से बैठ के माफी मांगते हैं भाई, माफीनामा भेजते हैं, और ये बोलते हैं, अंग्रेजों को बोला करते थे कि आई विल बी योर ओबीडिएंट सर्वेंट सर। तो ये तो वो लोग हैं। तो आप एक बार कार्रवाई तो कीजिए, उसके बाद देखिए क्या हालत होती है इनकी। और हर अपराधी के ऊपर, हर दंगाई के ऊपर बिहार सरकार कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। इतना मैं अपने बिहार सरकार से जो है सुनिश्चित भी हूं, और किसी तरह की देरी नहीं है उसकी अपील भी करते हैं।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मानी साहब ने हालांकि बिहार सरकार से अपील की है कि वहां पे शांति बनी रहे, ये अच्छी बात है, लेकिन सख्ती भी बरती जानी चाहिए और जो भी इदारे हैं, जो भी मदरसे हैं जिसको जला दिया गया, आग के हवाले किया गया, दंगाइयों द्वारा किया गया है, लेकिन हमला करते हुए उस्मानी साहब ने यह भी कहा कि ये आरएसएस का कनेक्शन भी हो सकता है, बजरंग दल का भी हो सकता है, हिंदू परिषद का भी हो सकता है, क्योंकि जब जुलूस आप निकालते हैं, धार्मिक जुलूस कोई भी कहीं भी लोकतांत्रिक देश से आप निकाल सकते हैं, हर किसी का अधिकार, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं, हथियार का इस्तेमाल होता है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन एक तरह से यह भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो है वो फेल्योर जरूर है, उस पर भी सख्ती बरती जानी चाहिए। लेकिन आपको यह बताते चले कि जो जिस तरह से हिंसा करवाई गई है, यह साफ तौर से देखा जा रहा है कि प्री प्लान हिंसा हुई है और जब से बीजेपी की सरकार वहां गिरी है तब से ही हिंसा को लेकर तैयारियां चल रही थी और अमित शाह के जाने की तैयारी हो रही थी, तो उससे पर यह सारी चीजें सामने आई। तो अब इसका इस्तेमाल, इस दंगे का इस्तेमाल, इस हिंसे का इस्तेमाल पूरी तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, लोगों को अपनी तरफ सराहने के लिए तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हुए अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या हुआ कि नीतीश कुमार जिस तरीके से दंगाइयों पर शिकंजा कसने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कामयाबी उनको मिलती है, क्योंकि उनके गृह क्षेत्र का ये मामला है, यह हादसा है, यह घटना है, इस पर सख्ती बरती जानी चाहिए। और जिस तरीके से उस्मानी साहब ने कहा कि सामने वाले जो दंगेई हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को भी, यानी केंद्र सरकार को भी जवाब मिलना चाहिए कि बिहार में हिंसावादी या हिंसक लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार है, अवाम की सरकार है।